हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा की। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से गौरव भाटिया जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा जी हमें ज्वाइन करेंगे। गौरव जी, अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताने की जरूरत नहीं कि देश में इस वक्त कोरोना के क्या हालात हैं। कोरोना के नंबर रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज देश में 1,84,000 मामले आए और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पर ये मामले इस किस्म से ना बढ़ते दिखाई दे रहे हों। महाराष्ट्र में आज रात से एक कठोर लॉकडाउन की जैसी स्थिति लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना हो चुका है और राज्य दर राज्य जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमराता जा रहा है। अस्पतालों में फिर वैसे ही तस्वीरें आने लगी हैं जैसे पिछले साल आती थी। गौरव भाटिया साहब, महाराष्ट्र में आज लॉकडाउन लगेगा और यकीन मानिए इस वक्त किसी भी राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में यही सवाल है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचा है इस बार बीमारी को फिर से हराने के लिए। सौरभ जी, देखिए, मैं इतना ही बड़ी ही मुश्किल घड़ी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करते हुए देश को कहा था कि दवाई भी और कड़ाई भी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि कंटेनमेंट जोन बनाए। प्रदेश की सरकारें भी इस स्तर पे देख सकती हैं कि कहां आवश्यकता कि किस कड़ाई का प्रतिबंध लगाना है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से विभिन्न प्रदेश सरकारों ने भी और केंद्र की सरकार ने भी अपने अपने तरीके से देश हित में और नागरिकों के हित में कुछ फैसले किए हैं। मैं सौरभ जी सबसे पहले ये कहूंगा कि पहली बात, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रदेश सरकार हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस या और किसी पार्टी की, राजनीति मत करिए। दूसरी बात, जिसमें मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं क्रिएट करना, भय का वातावरण नहीं हो। ये बात सही है, गंभीर स्थिति है, लेकिन अपने अपने स्तर पे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और हर नागरिक कुछ ना कुछ सकारात्मक कर रहा है। और जिसके 2-3 उदाहरण मैं आपको दे दूं। आज भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा है कि वैक्सीन की कोई कमी जो है नहीं होगी। एक दवा जो बड़ी कारगर साबित होती है, रेमडेसिविर, उसके उत्पादन को भी बढ़ाया गया है और साथ में यह भी कहा गया है कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल नहीं होगा जब तक देश को जरूरत है। एक बात जो कल तक आ रही थी कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उन बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं एक बहुत ही संवेदनशील फैसला आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, यह भी लिया गया है कि जो 12वीं कक्षा की परीक्षा है सीबीएसई बोर्ड की, उसको आगे टाल दिया गया है और 1 जून के आसपास जो है उसमें दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और 10वीं कक्षा की परीक्षा नहीं होगी। ये सब ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार और सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने स्तर में सुनिश्चित कर रही हैं कि हम कोविड को परास्त करें, और उसको परास्त केवल तब कर सकते हैं जब हम सब एकजुट हो जाए और लड़ाई लड़ें। मैं आपसे सहमत हूं कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए और ना ही पैनिक क्रिएट किया जाना चाहिए, लेकिन सवाल यह जरूर उठ रहा है कि आज जो परिस्थितियां बनी है उसमें जिन चीजों की कमी महसूस की जा रही है, आपने कहा कि रेमडेसिविर की कमी है, तो वो कमी क्यों है? अस्पतालों में अगर आज बेड्स कम पड़ रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम लोग दिन रात वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों के बाहर लगा दिया गया है कि नो बेड्स अवेलेबल, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, और ये तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें करके आ रही हैं। टेस्ट किट की कमी क्यों बहुत सारे शहरों में रिपोर्ट की जा रही है, सारे सवाल हैं। तो क्या कहीं ना कहीं अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो सरकारों ने भी इस सिचुएशन को पढ़ने में वो नाकाम रही हैं? अलका लांबा सौरभ जी, आप ही के अभी चैनल पे मैं देख रही थी, ठीक कहा प्रधानमंत्री जी ने, दवाई और कड़ाई, लेकिन आप ही ने अभी बताया रेमडेसिविर जो आप मेडिसिन बता रहे हैं, क्यों उसकी कमी होगी? सबको पता है कि जो वैक्सीनेशन या दवाइयां देश को सख्त जरूरत थी, क्योंकि समय ऐसा आने वाला था, ये आज से नहीं साल से पता है, क्योंकि हम लोग 11वें स्थान पर थे और अब ब्राजील को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। हमारा नंबर कोई 11, 12, 15 नहीं जा रहा था, हम 11 से 9, 8, 10 करके दूसरे पर आ गए। हमें ये जो हमारा दवाइयों को बाहर भेजना विदेशों में था वो नहीं करना चाहिए था, वो किया, जिसके कारण आज दवाओं की कहूं वैक्सीनेशन की भारी कमी आज इस देश में देखी गई है। आप नियमों की बात करते बिल्कुल
को सरकारों को सख्ती करनी चाहिए थी? कर्नाटका के बल्लारी में किसको सख्ती करनी थी? उत्तर प्रदेश में किसको सख्ती करनी है? उत्तराखंड में महाकुंभ का मेला हो, किसको सख्ती करनी है? महाराष्ट्र की सरकार की बात करेंगे, बिल्कुल ताली दो हाथ से बजती है। 2 इंजन डबल इंजन की सरकारें गुजरात मध्य प्रदेश में फेल हो रही हैं, 1 इंजन की सरकारें चल रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे दूसरे राज्य हो। लॉकडाउन की जरूरत समझी, बिल्कुल उन्होंने तैयारी के साथ किया है, पहले घोषणा की फिर आज लॉकडाउन होगा। 24 घंटे में जो तैयारियां करनी थी लोगों को और उन्होंने सरकार ने पूरी की है, अब वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम कर रहे हैं। सीबीएसई एग्जाम की मैं बात करती हूँ, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया 10वीं के एग्जाम रद्द किए गए हैं, कैंसिल, लेकिन 12वीं के एग्जाम तलवार अभी भी छात्रों के ऊपर टंगी हुई है। अभी भी वो टेंशन में हमारा 12वीं का छात्र की इम्तिहान तो होगा, कब होगा कैसे होगा, लेकिन 1 जून के बाद क्या होगा, ये तलवार हटानी होगी हमारे क्योंकि युवाओं को अभी आप वैक्सीन नहीं दे रहे हैं और उसे 10वीं के ऊपर जैसे फैसला किया है, कांग्रेस का स्टैंड है 12वीं की भी परीक्षाएं पूरी तरह रद्द कर देनी चाहिए, उसे नहीं करना जैसे 10वीं की नहीं कर रहे। दूसरा, स्टेट हमारे एजुकेशन बोर्ड हो चाहे राजस्थान हो, महाराष्ट्र, उन्होंने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी है। इसी तरह दूसरे राज्यों को भी यह सुनिश्चित करना है अपने यहाँ के परीक्षाएं रद्द करें। तीसरी बात, चुनाव, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे, ये स्टेट को फैसला करना था, स्टेट ने फैसला कर दिया इन हालात में हम स्थानीय चुनाव नहीं करने देंगे। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के भयानक हालात को देखने के बावजूद वहां स्थानीय निकाय के चुनाव करवाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब प्राथमिकताएं जो है वो चुनावों से हटकर, जिस तरह के महाकुंभ मेले में व्यवस्था हम देख रहे हैं, बिल्कुल धज्जियां उड़ रही हैं, अब मुझे लगता है कि सख्ती से कदम उठाने का समय आ चुका है। अलका जी, आपने बहुत सारे विषय उठाए हैं, उसमें से ज्यादातर विषय केंद्र सरकार के डोमेन में है, तो उसका गौरव भाटिया जवाब देंगे। लेकिन आपने चूंकि एक बार महाराष्ट्र का भी नाम लिया था, आपने कहा कि लॉकडाउन इस बार, अगर मैं इस्तेमाल कर सकूं शब्द, तो आपने कहा कि शायद वो मानवीय लॉकडाउन है, क्योंकि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अपना जरूरत का सामान लोग इकट्ठा कर सकते हैं। पिछली बार कुछ घंटों के नोटिस पर लग गया था, लेकिन सवाल तो यह है कि मिसमैनेजमेंट तो वहां भी है। लॉकडाउन की स्थिति अभी फिलहाल केवल महाराष्ट्र में ही देखने को मिली है, तो महाराष्ट्र की सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई हालात को? सौरभ जी, पूरे देश के आंकड़े देखेंगे ना तो सबसे बड़ी मार और सबसे ज्यादा राजनीतिक भेदभाव का शिकार महाराष्ट्र के लोगों को होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे ज्यादा जाने गंवाई है, सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। उन्हें जो मलहम केंद्र से लगाने की जरूरत थी वो उनके जख्मों को खुदेरने का काम कर रहे हैं। ये हम लगातार देख रहे हैं। कैसे जितनी उनको वैक्सीनेशन चाहिए, जितनी दवाएं चाहिए, वो प्रोक्योर नहीं, कोई राज्य नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये अधिकार जो राहुल गांधी जी ने कहा, ये अधिकार राज्यों को पूरी तरह देना होगा। पूरे देश पे लागू है अलका जी, ये बात तो पूरे देश पे लागू है। महाराष्ट्र से 1/3 मामले क्यों आ रहे हैं? बदलना होगा, बदलना नहीं। ये अभी मैं महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है चैनल पे मैं सुन रही थी, बहुत हैरानी की बात कि महाकुंभ का मेला हो रहा है उत्तराखंड में, और आपने अभी बल्लारी की तस्वीरें दिखाई हैं, चुनाव में बंगाल की तस्वीरें, वहां हमारी फैल क्यों नहीं रही, या फिर आंकड़ों को छुपाया जा रहा है? और वहीं पर महाराष्ट्र में जहां लॉकडाउन किया जा रहा है सख्ती, वहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि मामले छुपाए नहीं जा रहे, जो हकीकत है। तो आपका कहना यह है कि अगर महाराष्ट्र के नंबर्स ऊपर दिखाई देते हैं, 1 नंबर पर है महाराष्ट्र। मैं ठीक है, मैं अब आपका जवाब समझा। गौरव जी वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात हम लोग करते हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े इसलिए ज्यादा है क्योंकि सच आंकड़े रिपोर्ट किए जा रहे हैं और बाकी राज्यों में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। सौरभ जी देखिए, एक एक करके उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो केवल कांग्रेस के चाहे लीडर हों, चाहे वो प्रवक्ता हों, नकारात्मक सोच से आते हैं, राजनीति करने लगते हैं। इनको कर्नाटका याद आ गया, भाजपा शासित राज्य याद आ गए, लेकिन इनको अपने ही प्रदेश याद नहीं आया, जिसपे मैं बाद में आऊंगा। लेकिन क्योंकि इंडिया टीवी को बहुत देश के दर्शक देखते हैं, 2-3 बातें मैं जरूर बताऊंगा कि अगर आप 200 से ज्यादा देश विश्व में हैं और 11 देशों को छोड़ दीजिए, आज जो वैक्सीनेशन है वो हमारा 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। आपको मालूम है कि ये केवल 11 देशों को छोड़ के अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने जिस रफ्तार से वैक्सीन दिए हैं, केवल अमेरिका हमसे आगे और दूसरे नंबर पे भारत है। दूसरी बात देखिए, क्या ये गजब की पॉलिटिक्स नहीं है? अभी तक पश्चिम बंगाल में जब मामले कम थे तब राहुल गांधी वहां नहीं थे, और यही कांग्रेस के प्रवक्ता आके कह रहे थे कि क्यों रैली हो रही है, किसको जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों जा रहे हैं। आज राहुल गांधी भी वहां पे थे और मैंने रैली की तस्वीर देखी तो हम पे आलोचना कर रहे थे, आज तो कोई मास्क नहीं दिखाई दिया। और बल्कि अलका लांबा जी यहां बैठी हैं, ये तो खुद कोविड के समय में प्रदर्शन रोड पे कर रही थी बिना मास्क के तथाकथित किसानों के लिए,
तब इनको याद नहीं रहा था कि कोविड की बात। किसानों के लिए तीसरी बात इन्होंने कही कि वैक्सीन की कमी है, किसानों के लिए हम तो मैं सौरभ जी क्या मैं बीच में बोला था? आपकी पीड़ा समझ आ गई कि किसानों के लिए क्यों कर रहे थे, समझ रहे कोई नहीं। क्या मैं बीच में बोल दे, एक बार बोल, अपनी बात कंप्लीट कर ली, आप एक एक करके। ठीक है सौरभ जी, ठीक है सौरभ जी, धन्यवाद। देखिए तीसरी बात, और हाँ वो आंकड़ा दे दूं, 28 फरवरी 2021 को जब चुनाव घोषित हुए तो पश्चिम बंगाल में 15,000 सक्रिय मामले थे। आज 1,84,000 केसेस हैं। आज रैली हो रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने गंभीर हैं ये। दूसरी बात वैक्सीनेशन की मैं कर रहा हूं महाराष्ट्र के पास, और ये कल के आंकड़े हैं, 17 लाख जो है वो अभी भी डोजेस बाकी हैं, और जो पाइपलाइन में है उनको 7 लाख और सुनिश्चित करानी है। तो आप बताइए सौरभ जी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की आधी जनसंख्या है, लेकिन उनको जो वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं वो करीब करीब उत्तर प्रदेश के बराबर है। ये दिखाता है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते। अब मेरे 3 सवाल हैं, इन तीनों सवालों का उत्तर जरूर देंगी कांग्रेस की प्रवक्ता है। बताइए, कोवैक्सीन मिलना चाहिए। कोवैक्सीन पे क्या छत्तीसगढ़ की सरकार ने सवाल नहीं उठाए थे? क्या ये सत्य नहीं है? पंजाब ने नहीं उठाए थे? दूसरी बात, महाराष्ट्र की दयनीय स्थिति क्या आज हुई है? मतलब 40% सक्रिय मामले महाराष्ट्र में है। मृत्यु दर जो है सबसे ज्यादा देश में है, जनसंख्या के अनुपात में 4 गुना है बाकी प्रदेशों से। और राहुल गांधी से जब पूछा गया था, उनका वो स्टेटमेंट मैं इंटर टीवी से गुजारिश करूंगा चला दीजिएगा, उन्होंने कहा मैं ड्राइविंग सीट पे थी। ये क्या होता है? और तीसरी बात, शरद पवार जी खुद कह रहे हैं केंद्र की सरकार अच्छा तालमेल बना के चल रही है महाराष्ट्र से। ठीक है, तो फिर उसके बाद राहुल गांधी के रोज नकारात्मक ट्वीट, 385 दिन क्या किया? अरे 385 दिन क्या किया, मैं अभी पूरा हिसाब दे दूंगा। मैं आपकी बातों का जरा जवाब ले लेता हूं गौरव जी। आपने तीन जो सवाल उठाए उनका जवाब दे दें वैक्सीन पे। लेकिन मुझे इतना कहना है, वैक्सीन को लेकर के बहुत सुविधाजनक बयान दिए जाते हैं। गौरव भाटिया की एक बात ये सही है कि जब कोवैक्सीन की बात आई थी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था क्योंकि इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है भारत में, इसलिए इसको नहीं लगाना चाहिए, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने नहीं लगाया था, ये फैक्ट है। लेकिन वहीं पर आज कांग्रेस पार्टी जब मांग करती है, राहुल गांधी मांग करते हैं कि विदेशों में बनी वैक्सीन को भारत में मंजूरी दे दी जाए, तब वो मांग नहीं करते कि उससे क्लिनिकल ट्रायल पूरे किए जाएं। तब आप चाहते हैं कि वो आनन फानन में लागू कर दी जाए। अलका जी। सौरभ जी, अगर राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री जी को लिखा पत्र हो तो प्लीज पढ़ दीजिएगा। तीसरे नंबर के बिंदु पे साफ लिखा है कि 2 वैक्सीन जो है वो नाकाफी है, और उसमें से आपने अधिकतर अपने हाथ काट के विदेशों को 6-7 करोड़ के करीब वैक्सीन बाहर भेज दी है, और वैक्सीन की सख्त जरूरत है। इसलिए जो दूसरी वैक्सीन कंपनियां, आप उसे कंसिडर कीजिए नियम कायदों के अनुसार, जो आपकी गाइडलाइन के अनुसार साफ लिखा हुआ है। उस पर राहुल गांधी जी को रविशंकर प्रसाद हो, ईरानी और ट्रोल मंत्रालय जो है वो बिल्कुल आग में कूद पड़े कि सुझाव दे कैसे दिए, और उसी सुझाव को 3 दिन के अंदर केंद्र की भाजपा सरकार ने मोहर लगाई और उन वैक्सीन को इजाजत दे दी। सीबीएसई बोर्ड के लिए प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी लिखते रहे, लेकिन कान में जू नहीं रहेंगी। आज प्रधानमंत्री जी को एहसास हो गया, जो राहुल गांधी जी, प्रियंका जी लगातार कह रहे थे छात्रों के हितों को लेकर, मानना पड़ा। अब ये कह रहे भाजपा के नेता प्रचार करते हैं तो परेशानी होती है, राहुल गांधी जी कर रहे हैं तो परेशानी नहीं हो रही। सौरभ जी ने बताइएगा, राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी भाजपा के नेता होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं। उनकी प्राथमिकताओं पे इस समय राजनीति और चुनाव नहीं, देश और देश कोरोना महामारी से गुजर रहा, वो होना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री को उस समय बंगाल में अपने चुनावी जनसभाएं, रोड शो करने की बजाय भारत की राजधानी दिल्ली में वॉर रूम बनाकर हर राज्य के हॉटलाइन के जरिए हर राज्य के मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क, राजनीति से ऊपर उठकर किसको कितनी दवाएं चाहिए, कितने वेंटिलेटर चाहिए, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, इसकी सप्लाई उस हवाई जहाज से होती जो 8,000 करोड़ में प्रधानमंत्री जी ने खरीदा है। आपको पता है 25,000 करोड़ का एक नया पार्लियामेंट बन रहा है। जरूरत उसकी थी या जरूरत अस्पताल, कोविड के स्पेशल अस्पताल बनाने की थी पिछले 1 साल में? अगर पार्लियामेंट 2 साल में 25,000 करोड़ का बन सकता है तो 2 अस्पताल भी बन सकते थे या
या नहीं 1 साल के अंदर? अगर नितिन गडकरी जी कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर सड़क हमने बना दी लॉकडाउन में, तो क्या लॉकडाउन में अस्पताल नहीं बन सकते थे? वेंटिलेटर्स, वैक्सीन के, और आप पूरी तरह जो है मैं कह रही हूं देश बर्बाद कर दिया, अर्थव्यवस्था के 1,80,000 हम कहते हैं अमेरिका से बेहतर है। अरे उनकी आबादी देखिए, अपनी आबादी देखिए, अमेरिका ने एक भी अपनी वैक्सीन को बाहर के देशों को नहीं बेचा है। आपने प्रधानमंत्री जी की मात्र छवि के लिए, उनकी वाहवाही के लिए 84 देशों में 7 बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। आप मुझे अलका जी, आप मुझे 2 पॉइंटेड सवाल बता सकती हैं जिसका जवाब गौरव भाटिया दे? अभी तुरंत लेते हैं। दो पॉइंटेड सवाल पूछिए। नहीं, पॉइंटेड सवाल यही है कि आपकी वैक्सीन जो कंपनियां, आपने राहुल गांधी जी के निवेदन पर अब उनको इजाजत दी है, उसके लिए पहले तो धन्यवाद। वो वैक्सीन किस तारीख तक, कितने महीनों में हमारे लोगों को लग जाएंगी? मेरे पास जानकारी है 6 महीने तक वो वैक्सीन अभी नहीं आ रही, इसलिए उसमें आपने देरी की है। 12वीं के बच्चों के इम्तिहान रद्द होंगे या नहीं होंगे 10वीं के? चलिए ठीक है, मैं इन दोनों सवालों का जवाब ले लेता हूं। नई वैक्सीन कब तक लगेंगी और 12वीं के बच्चों के एग्जाम अभी टाले गए हैं, वो निरस्त होंगे या नहीं होंगे? गौरव भाटिया जी। सौरभ जी देखिए, यही सहूलियत की राजनीति है जो राहुल गांधी भी करते हैं। चले जाते हैं इटली और बातें करते हैं भारत की। मैं केवल कहूंगा 3 सवाल मैंने पूछे थे। पहली बात मैंने पूछी थी कोवैक्सीन लेने से मना क्यों किया? उत्तर 0, निल। दूसरा मैंने पूछा ड्राइविंग सीट पे कब आएंगे, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। तीसरा किसी ने मना नहीं किया, सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़कर लगवाई। अब देखिए बीच में मैं बोला था क्या सौरभ जी? अच्छा चलिए ठीक है, अलका जी बोलिए गौरव जी। सौरभ क्या बीच में बोला था? नहीं बोला था। तो तीनों सवालों का उत्तर नहीं दिया। प्लीज सौरभ जी आप रेगुलेट करिए। अच्छा ठीक है, बोलिए अलका जी प्लीज, थोड़ा बारी बारी में बोलते हैं ना आप। ये कागज कलम लेके बैठे नोट कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए, आप अपनी बारी बोल लीजिएगा। बोलिए गौरव जी। मेरी सौरभ जी मैं आपसे सिर्फ एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, बहुत अच्छी डिबेट जा रही है, पर्सनल नहीं होने का है ना? ठीक, ओके, पर्सनल नहीं हो, दैट्स इट, थैंक यू। सौरभ जी पता नहीं, राहुल गांधी के स्कूल में शायद पर्सनल होना कुछ और होता होगा। मैंने जो 3 सवाल पूछे थे दोहराए भी, समय कम है इसलिए दोबारा नहीं दोहराऊंगा। इसमें कोई पर्सनल होने की बात नहीं थी, लेकिन ये जिस तरह के इनके लीडर हैं, छात्र हमेशा फेल होते वैसे ही प्रवक्ता है, कोई उत्तर नहीं दिया, मैं उत्तर दे देता हूँ। फिर पर्सनल देखिए इन्होंने कहा जवाब दीजिए, 12वीं के एग्जाम इम्तिहान रद्द। वो जवाब दे रहे हैं अलका जी, वो जवाब दे रहे हैं, अलका जी जवाब दे रहे हैं। इतना तो आप लोगों के बीच में चलता है, थोड़ी बहुत चुभने वाली बात तो आप दोनों एक दूसरे को बोलेंगे ही। नहीं, ये चुभने नहीं है, चुभ तो देश को रहा है, जो हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इन्हें बेहतर होगा देश की चिंता करें। जो सवाल आपने राहुल गांधी जी की चिंता, जो सवाल आपने किए वो इसका जवाब दे रहे हैं, आप सुनिएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि राहुल गांधी की चिट्ठी पे जो विदेशों से और वैक्सीन निर्मित हो रही है उनको मंजूरी दे दी गई है। देखिए छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो ऐसे ही होगा। जो हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है ना, जिसपे सवाल शशि थरूर उठा रहे थे, राहुल गांधी उठा रहे थे और तमाम नेता उठा रहे थे, उसने स्पुतनिक जो तीसरा वैक्सीन है, 2 स्वदेशी वैक्सीन है, तीसरा उसको मंजूरी दी है। बाकी की एप्लीकेशन मंगवाई है और अगर तो उनको मंजूरी दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। ये बात इनको पता ही नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा विदेशों में वैक्सीन भेजे गए, तो मैं बता दूं कि वैक्सीन जो है बाहर कब भेजे गए, भारत में कमी ना हो। क्या कोई प्रदेश, और चुनौती देके ये प्रश्न पूछता हूं, कोई प्रदेश सरकार सामने आके बोल गई है कि खत्म हो गया? नहीं, अगर वो लगा रहे हैं तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वहां पहुंचाए जा रहे हैं। और वैक्सीन मैत्री के तहत आप भी सौरभ जी समझते हैं, राहुल गांधी तो नहीं समझ पाएंगे, आप समझ जाएंगे, कमर्शियल अग्रीमेंट्स होने चाहिए। जो एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, इसमें कंपनी के करार हैं कुछ विदेशों की जो कंट्रीज है वहां पे, क्योंकि उन्होंने रिसर्च वहां करी है। तो अनुदान में गए 1,05,00,000, मैत्री में गए 1,82,00,000 और कमर्शियल सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3,58,00,000। अब इसका एक बड़ा फायदा क्या है आगे चल के सौरभ जी, अगर कोई वैक्सीन आती है जो कि एफिकेसी में ज्यादा हो, तो जिन 80 से ज्यादा मुल्कों को हमने वैक्सीन दी है वो बिल्कुल भारत के साथ भी
मित्रता निभाएंगी, ये हमारी उम्मीद है। अच्छा चलिए ठीक है अलका जी, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मेरे पास एक सवाल है इनके लिए। देखिए, चाहे ये विदेशी वैक्सीनों को मंजूरी देने का सवाल हो या फिर 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को टालने या निरस्त करने का सवाल हो, आप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को रिडिक्यूल जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये तो देखा दुनिया ने, उन्होंने ये दोनों विषय उठाए थे और आपको ये दोनों विषय मानने पड़े। अब आज अगर कांग्रेस पार्टी उसका क्रेडिट ले रही है तो इसमें क्या गलत है? भले ही आपने उनकी सुन के ना किया हो, लेकिन उन्होंने ये बात पहले उठाई और आपने कर दिया। नहीं सौरभ जी, देखिए तथ्यात्मक रूप में पहले मैं उत्तर दूं तो मैं आपको एक बात जरूर कह दूंगा, चाहे राहुल गांधी हो या कोई और विपक्ष का नेता हो, कोई दुश्मन नहीं है। हो सकता है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ सुझाव दे, वो सुझाव उचित ना हो, लेकिन हम अगर अच्छा सुझाव है तो मानेंगे। लेकिन उनका पत्र मेरे हाथ में है, ये देखिए बिंदु नंबर 3 जो इन्होंने बात करी एक्सपोर्ट की, वो क्या लिख रहे थे आप खुद पढ़ लीजिए, समय कम है। उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, उनके हिसाब से तो एक्सपोर्ट होना ही नहीं चाहिए था। मतलब कंपनी जो है वो अपना एक्सपोर्ट ना करे अग्रीमेंट के तहत और यहां से उत्पादन बंद कर दे, तो भी राहुल गांधी के लिए जवाब दे दिया अलका लांबा इस बात का। बोलिए अलका जी। तो मैंने आपको बता दिया कि वो भी चिट्ठी लेकर बैठी है, वैक्सीन है उसको अनुमति दीजिए, बाकी किसी वैक्सीन को अभी बिना मापदंड पूरे किए अनुमति नहीं दी जाएगी। अब मैं 1 मिनट और ले लूं गौरव जी, अब उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, आप उनके बाद बोल लीजिएगा। अलका जी बोलिए। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद सौरभ जी। मैंने कह रही हूँ, भूल जाइए कांग्रेस क्या कहती है, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, अलका लांबा प्रवक्ता क्या कहती है। इन्हीं के मध्य प्रदेश के नेता कैलाश विजयवर्गीय क्या कहते हैं उसे तो सुन लीजिए। चिमनियां, वहां की अंतिम संस्कार करते करते चिमनियों ने पिघलना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं के कानून मंत्री ने लिखित में पत्र दिया है कि हालात बदतर हो रहे हैं। गुजरात के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने कह दिया भगवान भरोसे सब कुछ ऐसा लगता है छोड़ दिया गया। ये तो टिप्पणियां कांग्रेस की नहीं है ना। कांग्रेस तो मात्र एक देश हित में आईना दिखाने का काम कर रही है कि आपकी प्राथमिकताओं पर आपके चुनाव है, आपके चुनाव है, आपका प्रचार है, आपका प्रसार है। भाजपा नेता नड्डा जी जाएं, किसी को परेशानी नहीं है। प्रदेश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मंत्रिमंडल, सरकार छोड़कर अपनी पूरी जिम्मेदारियों को मात्र चुनाव लड़ेगी और नियम कानूनों को ताक पर रखकर चुनाव लड़ेगी। गृह मंत्री घर घर जाकर बिना मास्क के पर्चा बांट के डोर टू डोर कैंपेन करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए उदाहरण बन सकते हैं, पर देश के सामने क्या उदाहरण आप पेश कर रहे हैं? एक सेकंड अलका जी, क्या आपका आर्गुमेंट ये है कि बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अगर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उनको इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनको सरकार चलानी है, लेकिन राहुल गांधी जाकर के रैली कर सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी कोई सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो अगर राहुल गांधी रैली करते हैं तो उनकी रैली में आने वाले लोगों को क्या खतरा नहीं है कोरोना का? केवल बीजेपी की रैली में आने वाले लोगों को खतरा है? नहीं, दो चीजें सौरभ जी आपने मिक्स किया। एक तो है नेता जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, दोनों की जिम्मेदारी एक नहीं है, आप मानते हैं। दूसरी बात, लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। ये काम किसको करना था? चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलाकर सरकार के साथ बैठकर नियम कानून तय करने थे कि कोरोना महामारी की तरफ जा रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव है, बिल्कुल जनसभाएं नहीं हो, डिजिटल रैली हो, नए रास्ते निकालने थे। जो नए रास्ते निकाले नहीं गए, उल्टा जो आरोप है भाजपा के कहने पर, बंगाल का चुनाव, 5-4 राज्यों के चुनाव खत्म भी हो गए, बंगाल 8 चरणों में चल रहा है, गोली चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, पूरी राजनीति हो रही है और इस समय पर राजनीति का लाभ भाजपा उठाने की फिराक में जो शर्मसार करता है इस देश को। 5 राज्यों में चुनाव थे, बंगाल में अभी चल रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जहां आपके नेताओं ने खूब प्रचार किया वहां भी तो 1 हफ्ता पहले ही खत्म हुए हैं चुनाव। कोरोना के मामले तो मिड मार्च से बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये बोल सकती हैं प्रोग्राम में लाइव कि भाई ये रैलियां बंद होनी चाहिए और वर्चुअल रैलियां होनी चाहिए, तो फिर तो ये कांग्रेस पार्टी के मैं लाइन मानूंगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता रैली कर रहे हैं। नहीं, हमारे नेता जब सुझाव देते हैं ना, उन्हें इनके ट्रोल आर्मी मंत्रालय ट्रोल करता है। ये सुझाव कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठकों में चुनाव आयोग को भी दिया कि इस कोरोना काल में आप कुछ रास्ते निकालिए, लेकिन वो करते हैं जो केंद्र सरकार को सूट करता है। कौन से चुनाव कितने चरण के हो, कब हो, महाराष्ट्र बंगाल का, अब महाराष्ट्र की सरकार के हाथ में था स्थानीय निकाय चुनाव रद्द कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में है, वो चुनाव में अपनी राजनीति। एक लाइन का सवाल है गौरव भाटिया जी, क्या ऐसे नाजुक माहौल में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, देश के बाकी केंद्रीय मंत्रियों को अपना पूरा समय यहां दिल्ली में कोरोना रोकथाम के लिए डेडिकेट करना चाहिए या उनको रैलियों में जाना चाहिए? यह सवाल है अलका लांबा का।
देखिए, ऐसे सवाल तब पूछे जाते हैं जब संविधान की आपको समझ कम हो और वो नेता से लेके प्रवक्ता एक ही जैसी बात करते हैं। सौरभ जी, आप मुझे बताइए संघीय ढांचा क्या होता है? संघीय ढांचा ये होता है कि केंद्र की सरकार होती है और प्रदेश की सरकार होती है। संघीय ढांचे पर आइए, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आरएसएस का संघीय ढांचा अपनी जेल में रखिए, देश का जो अच्छा अलका जी, अच्छी बात ये हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रहे हैं, बस सुन भी थोड़ा सा लें दोनों लोग। बोलिए गौरव जी। नहीं सौरभ जी, थोड़ा सा मैं आप संशोधित करूंगा आपकी बात को। दोनों सवाल का उत्तर नहीं दे रहे, उन्होंने मेरे तीनों सवालों में एक का भी उत्तर नहीं दिया, और भी सवाल है लेकिन मैं उत्तर जरूर दे रहा हूं सवाल। अच्छा बोलिए। अच्छा अलका जी प्लीज, समय अधिक समय जा रहा है, बोलिए गौरव जी। अब केंद्र की बात हो तो हम सत्ता में हैं और विपक्ष में कांग्रेस और अन्य दल हैं, लेकिन प्रदेश सरकारों की बात हो तो ऐसे 5 प्रदेश हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है, और इनको यह भी पता होना चाहिए हेल्थ जो है वो संविधान के तहत स्टेट सब्जेक्ट है। सौरभ जी, इसका वैक्सीनेशन टेस्टिंग क्यों अपने हाथ में रखी है? वही तो कह रही हूँ, स्टेट सब्जेक्ट है, दे दीजिए राज्यों को, दे दीजिए राज्यों को, यही कह रही हूँ मैं। अब आपको समझ आई ये बात मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा ठीक है अलका जी, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो पूरी तरह राज्यों के अधीन होना चाहिए। देखिए देखिए अगर आप दोनों के बीच में ये शुरुआत में सहमति बनी थी, हम अपनी बारी बारी में बोलेंगे। अब अगर ये खामोश हो जाएंगे, बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, जवाब दूंगा, तो मैं इनको दोष नहीं दे सकता। आप कंटिन्यू करिए, मैं जवाब मैं इनको दोष नहीं दे पाऊंगा। बोलिए गौरव जी। हाँ धन्यवाद। तो सौरभ जी, जब ये स्टेट सब्जेक्ट है तो क्या ये व्यापक बात नहीं है? और मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन ये सवाल जरूर आएंगे। महाराष्ट्र पहले दिन से, पूरे देश की जनसंख्या है 10%, लेकिन मामले जो आ रहे हैं 30% से ज्यादा आ रहे हैं। और ये विफलता किसकी है? ये सरकार वसूली में लगी हुई थी। आम नागरिक महाराष्ट्र का जा रहा था, कह रहा था मुझे बचाओ महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार, तीनों भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए और वो कह रहे थे हम सरकार बचाएंगे या हम आप लोगों को बचाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, रांची झारखंड, ये न्यूज़पेपर में आया है, प्रशांत कुमार एक व्यक्ति हैं, वो 10 अस्पताल गए और उनको 60 साल के अपने परिजन के लिए बेड नहीं मिलता है। कल विनायक अस्पताल महाराष्ट्र में 10 लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। छत्तीसगढ़ में आज केवल बेमेत्रा एक जगह है, वहां पे 8 बेड थे और मामले कितने हैं? 9,700। ये एक जिले की बात कर रहा हूं। तो ऐसे कमियां निकालने लगे तो हम भी बहुत कमियां निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने इनसे कहा था कि एकजुट होकर लड़ाई करना की आवश्यकता है। और बार बार कुंभ मेले की बात आई, मैं इतना ही कहूंगा कि फिर धर्म विशेष की बात करना, हिंदुओं को टारगेट करना बड़ा आसान है इनके लिए। अरे शर्म करिए, रमजान का पावन महीना, इनके पास ताकत है। बीच में ना बोले सौरभ जी प्लीज। अलका जी एक मिनट, लेकिन इस विषय पर बात होनी चाहिए गौरव जी। एक सेकंड अलका जी, एक मिनट गौरव जी, आप अपनी बात जो कह रहे थे पॉइंट, अब मैं समझा आप क्या कह रहे हैं। 21 लाख लोग एक दिन में वहां पे डुबकी लगाते हैं, 21 से 28 लाख लोग, और टेस्ट और हाँ नहीं आप बोलिएगा, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ। अच्छा आप बोलिए, पहले आप बोलिए। आप मेरी बात से सहमत होंगे ये यकीन है मुझे, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। गौरव जी आंकड़े बताएंगे तो वो जवाब दे पाएंगे ना। बोलिए, आप बोलिए, मेरे पास समय कम रहेगा गौरव जी, शॉर्ट में बोलिए, फिर इनका जवाब भी लेना है। बोलिए। बिल्कुल शॉर्ट में। सौरभ जी देखिए, कुंभ मेले की बात की जा रही है बार बार, तो मैं इतना ही कहूंगा कि हर नागरिक की इस वक्त जिम्मेदारी है, उसका धर्म भूल जाइए, कि वो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करे। क्योंकि कहने को तो यह भी पूछा जा सकता है कि रमजान का पावन महीना है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नमाज एक साथ पढ़ी जा रही है, क्या महाराष्ट्र की सरकार में इतना दम है कि रोक लगा दे? तो आप जिस राज्य के लिए जिम्मेदार हैं उसका जवाब आप देंगे। 21 लाख लोग डुबकी लगाते हैं, कल के अखबार में आंकड़ा छपा है सर गौरव जी, 21 लाख लोग डुबकी लगाते हैं, 18,000 टेस्ट हुए आरटीपीसीआर के। 21 लाख लोग और 18,000 टेस्ट। अब मेरे पास फाइनल कमेंट का ही समय, अलका जी ये आपका फाइनल कमेंट होगा चर्चा में, बोलिए। तरुण जी देखिए, आप ही ने बेनकाब किया है, कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं और कितने मामले जो है वो हुए हैं, और ये मात्र इसलिए लोगों की मौत के मुंह में झोंक रहे हैं क्योंकि धर्म की राजनीति ये करते हैं। अगर सख्ती करेंगे तो नाराज हो जाएगा मतदाता, वोट का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मात्र ये उत्तराखंड के अंदर पाबंदी लगा के लोगों की जान बचाने का रास्ता नहीं खोज रहे हैं। और आपको जो मैं बात करी, कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को 2 चरणों के चुनाव रह गए हैं, 3 चरण के
बंगाल में अब सर्वदलीय मीटिंग गौरव जी, बुलाई। आधा मिनट दे दीजिए। मैं गौरव जी, मुश्किल है इसलिए थोड़ा सा समय बिल्कुल खत्म हो गया है। समय बिल्कुल खत्म है। दरअसल मैं वजह ही बता दूं आपको, क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन थोड़ी देर के अंदर लागू हो जाएगा, तो उसकी कुछ नई गाइडलाइंस वहां की डीजीपी ने लागू की है, वो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं। न्यूज़ होगी आप जी, शुक्रिया। गौरव भाटिया, अलकलामा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।